नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह स्टडी नेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का विषय हमारा क्षेत्रमिति और ठोस ज्यामिति। क्षेत्रमिति का मतलब है हम दो चीजों पे बात करते हैं, क्षेत्रफल की और परिमाप की। जैसा कि हमने त्रिभुज में किया, चतुर्भुज में किया और वृत्त में किया, वैसा ही हम बात करेंगे यहाँ पे भी। तो इन सभी आकृतियों में, या जिसको आप बोलते हो द्विनिर्देशांक ज्यामिति, या फिर आप बोलते हो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, उसमें आप बात करते हो परिमाप और क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का मतलब होता है आप कितनी जगह लेते हो किसी भी धरातल पे, और परिमाप का मतलब है अगर भुजाओं को सीधे एक लंबी रेखा में खींचा जाए तो वो कितनी लंबाई होगी, उसे हम परिमाप बोलते हैं। अब हम क्षेत्रमिति में बाकी बातें करेंगे, वो हम बात करेंगे ठोस ज्यामिति के बारे में। तो बाकी फॉर्मूले हम लिख चुके हैं, जैसा कि त्रिभुज चतुर्भुज के, तो हम उन्हें भी यूज करेंगे। और अब हम बात करेंगे ठोस ज्यामिति यानी त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति की, जिसे बोलते हो 3D की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे घनाभ की, फिर घन, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, और इसमें हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। एक क्षेत्रफल होगा आपका वक्रीय क्षेत्रफल और एक होगा आपका संपूर्ण। और हम आयतन की बात करेंगे। तो क्षेत्रफल का मतलब है अगर आपकी फलकों को, यानी कि सारी को एक समतल पे बिछा दिया जाए तो वो कितनी जगह घेरेगा, उसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल। और आयतन का मतलब है अगर वो एक ठोस है तो उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, या फिर उसमें कितनी वायु आ सकती है, या फिर वो पूरी त्रिविम निर्देशांक या फिर स्पेस में, तो आप बोलते हैं इसका मतलब है ब्रह्मांड में वो कितनी जगह घेरता है। तो धरातल पे जो जगह घेरता है उसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल, और जो बोलते हैं पूरे ब्रह्मांड में जगह घेरता है उसे हम बोलते हैं आयतन। तो आयतन हमेशा हमारा घन में पढ़ा जाएगा और क्षेत्रफल हमारा वर्ग में पढ़ा जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई में एक ही दिशा होती है, वर्ग में यानी कि 2 भुजाओं का काम होता है, इसीलिए हम वर्ग की बात करते हैं जब भी क्षेत्रफल की बात करते हो। और आयतन में 3 भुजाएं होती है, इसीलिए हम घन की बात करते हैं। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बोलते हैं घनाभ। तो हमने बोला घनाभ का मतलब है इसको मान लीजिए आप बोलते हो लंबाई L, इसको आप बोलते हो ब्रेड चौड़ाई, और इसको हम बोलते हैं ऊंचाई H। तो पहला तो हम बात करेंगे इसके पृष्ठ विकर्णों की। तो हम बोलते हैं ये सभी आयत है, एक तरह से आपके पास 8 आयत है, 1 2 3 4 और 5वां सरफेस ये, और 6ठा सरफेस ये। इसका मैं उदाहरण आपको दे सकता हूं। मैं बोलता हूं ये आपका एक घनाभ है, पहला 1 2 3 4 5 और 6। तो हम बोलते हैं सभी आपके आयत है। तो विकर्ण आपके पास 3 विकर्ण होंगे, तो एक विकर्ण की लंबाई होगी L² प्लस B² का अंडररूट। इसकी बात करें तो हम इसी प्रकार से होगी हमारे पास B² प्लस H²। इसकी बात करें तो हम विकर्ण की, और एक तरीके से ये विकर्ण आपका होगा B² प्लस L²। तो विकर्ण का मतलब है अगर मैं इस पृष्ठ पे सबसे लंबाई की कोई छड़ रखूं तो उसका लंबाई कितनी होगी, ये है। और हम बोलते हैं आपके घनाभ का जो विकर्ण होता है उसकी लंबाई होती है L² प्लस B² प्लस H² का वर्गमूल। इसे हम बोल सकते हैं किसी भी खोखले घनाभ के अंदर जो सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है वो इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक रखी जा सकती है। इसी को हम बोलेंगे सबसे लंबा रेखाखंड। ठीक है। अगर हम बोले पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे 2 लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये आपका पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है, ये आपका तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा। तो एक तरीके से हर 2 पृष्ठ का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से निकल जाएगा। और अगर हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन होगा आपका कोई भी पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आप बोलोगे L गुणा B गुणा H। तो ये आपके घनाभ के लिए। इसी को जब आप घन में बात करोगे तो घन में आपके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाती है। इसका मतलब ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। तो हम इसमें बात करेंगे आपके पास पृष्ठ के विकर्ण हमेशा होंगे 2√L, क्योंकि ये भी L² है। आपका घन का विकर्ण उसकी लंबाई होगी
अंडर रूट 2l, ये होगा अंडर रूट 3l, क्योंकि आपने कहा यहां पे l l l रखेंगे तो 3l क्यूब हो जाएगा, तो अंडर रूट 3l हो जाएगा। हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल होगा, ये भी एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर, तो आपके पास हो जाएगा 3l स्क्वायर, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6l स्क्वायर, और आपका आयतन हो जाएगा l क्यूब। तो घनाभ भी एक प्रकार, घन भी एक प्रकार का घनाभ है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। अब हम बात करते हैं शंकु। तो पहले हम शंकु की बजाय हम बात करते हैं पिरामिड की, और फिर हम बात करेंगे प्रिज्म की। तो पिरामिड का मतलब क्या होता है? पिरामिड का मतलब है एक बिंदु है और एक आपका क्षेत्रफल है। तो वो क्षेत्रफल में मैं बोलता हूं, मान लीजिए आपने ये त्रिभुज लिया, तो आप बोलेंगे ये पिरामिड है, ये आपका क्या है? ये आपका आधार का क्षेत्रफल है, और आधार के तीनों शीर्षों को आपने एक बिंदु से मिला दिया, इसे हम बोलते हैं पिरामिड। अब पिरामिड में आपके पास एक तो होती है जिसे हम बोलते हैं तिर्यक लंबाई, जिसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, तो वो हम निकाल सकते हैं। और एक आपके पास होता है आधार। तो कोई अगर आपसे बात करता है तो बोलता है ये आपका पृष्ठ क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसे हम बात करेंगे तो इसे बोलते हैं हाफ इंटू पी इंटू एल, जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ, ये तिर्यक लंबाई जिसे स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपने का परिमाप है, ये पी, इसका आधा कीजिए और इसको स्लैंट हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर हमें बोलते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करनी है तो आप बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गुणा पी गुणा एल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो अगर ये त्रिभुज है तो आधार का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, अगर ये आपका चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। इसी में अगर मैं इसको बोलता हूं ये आपका एक सर्कल है, तो इस सर्कल में हम बोलते हैं ये इसकी त्रिज्या है और ये आपके पास हाइट है जिसको आप बोलते हैं ऊंचाई, तो इसे हम बोलते हैं शंकु। तो शंकु भी एक प्रकार का पिरामिड है जिसमें आपके पास तिर्यक लंबाई जिसको आप बोलते हो एल है, इसका मान होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आपका पूरा का पूरा परिधि होता है 2 पाई आर, और हाफ करके उसको एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और आधार आपका चूंकि एक वृत्त है तो उसका आधार का क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हम बोलते हैं हमारे पास कुल क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये एक संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया। तो इसका मतलब ये इतनी जगह घेरता है। अगर आप बोलते हो आयतन क्या होगा, तो हम आयतन की बात करते हैं। हम बोलते हैं 1/3 आपके आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो इसके आधार पे आप लिखोगे हाफ आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई जो भी आपकी एच होगी। तो अगर इसी में हम बात करें तो यहां पे हम लिखेंगे 1/3, इसके आपके आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई होती है एच, तो ये आपके शंकु का क्षेत्रफल होता है। तो आप मान लीजिए आपका शंकु एक प्रकार का पिरामिड है। तो पिरामिड का मतलब है नीचे कोई आधार है और ऊपर एक बिंदु है, उस बिंदु से आपने तीनों शीर्षों यानी सारे शीर्षों को मिला दिया। अब अगला हम बात करते हैं प्रिज्म की। तो प्रिज्म का मतलब है एक आकृति जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसी है। तो हमने कहा मान लीजिए आपका एक
ये त्रिभुज है, ये ऊपर तक एक जैसा है, तो हम बोलेंगे इसे हम बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। तो अब इसी तरीके से आपका बेलन भी बनता है। तो अगर हम बोलते हैं प्रिज्म का क्षेत्रफल कितना होगा, तो अगर वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो हमने बोला आपके पास वक्र पृष्ठ, जैसे कि यहां पे क्या होगा, जितने भी आपके हैं फलकों का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। और अगर कोई बोलता है आयतन क्या होगा, हम आयतन की बात करें तो आयतन का मतलब है आपने कहा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो मान लीजिए आपके पास अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब आपने ये आपके पास ऐसे लिखेंगे आप, तो आपके पास जितने सरफेस बनेंगे उन सभी सरफेस का एरिया लेंगे, यानी जितने भी आपके पास सारे फलक बनेंगे, और फिर हम बोले आधारों को जोड़ देंगे तो आपके पास आएगा फलकों का। अब इसी को एक सिंपल तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपके पास सिलेंडर है, तो हम बोलते हैं सिलेंडर बनता कैसे, हमने कहा ये एक आपके पास, इसको मैंने गोल कर दिया, तो ये आपके पास सिलेंडर है। अब इसको खोलने का तरीका क्या है, तो हम बोलते हैं एक तो ये है जो कि परिधि है, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो यहां से यहां तक तो आपके पास परिधि है, तो आपको दो चीजें देता है, एक तो आपको बोलता है रेडियस है यानी त्रिज्या है, और ये इसकी ऊंचाई है। तो हम जब इसको ओपन करेंगे तो एक तरीके से ये एक आयत बन जाएगा। तो आयत में अगर हम बात करेंगे बेलन में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा आपके पास 2 पाई r, जो कि यहां से यहां तक लंबाई होगी, और h आपकी ऊंचाई होगी, तो आप बोलोगे 2 पाई r h। आधार का क्षेत्रफल होगा आपके पास पाई r स्क्वायर, लेकिन दो आधार हैं, एक ये है और एक ये है, तो इसी प्रकार से आप सभी में निकाल लेंगे। और आयतन की अगर हम बात करेंगे तो आयतन आपके पास होगा पाई r स्क्वायर h, क्योंकि ये आपके आधार का क्षेत्रफल है और इसको s से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आयतन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो यहां पे भी हम यही बात करें, आधार के क्षेत्रफल से गुणा कर दो तो आपको आयतन मिल जाएगा। तो ये हो गया आपके पास प्रिज्म, और इसी में प्रिज्म में आ गया बेलन। इसी प्रकार से हम बोलते हैं गोला। तो गोले का मतलब है आपका ये आपके पास गोला है, इसमें आपको एक त्रिज्या देगी। तो बोलता है इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, और आपके पास आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो याद रखिए आयतन में आपके पास 3 भुजाएं आएंगी, तो हर जगह देखिए आयतन में क्या है, 2 भुजाएं, एक 3 भुजाएं, और जब भी आपसे क्षेत्रफल बोलेगा 2 भुजाएंगी r इंटू एल। तो इसी प्रकार से यहां पे भी आपके पास r स्क्वायर h, यहां पे r स्क्वायर क्षेत्रफल है। और जब हम बात करेंगे आधे गोले की, यानी कि हम बोलते हैं अर्ध गोला, तो अर्ध गोला आपके पास ये हुआ, तो इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होगा 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन ये भी आपका आधार है जो कि एक वृत्त होगा, तो कुल क्षेत्रफल होगा आपके पास 3 पाई r स्क्वायर। और आयतन की बात करें तो ये हमेशा आपके पूरे गोले का आधा आयतन होगा, तो हम बोलेंगे 2/3 पाई r क्यूब। तो आपके पास यही ठोस ज्यामिति के ठोस ज्यामिति में यही है जो आपको यूज किए जाते हैं इसी प्रकार के। तो आपसे पूछा जाता है तो बेलन क्या है, यानी यही आकृतियां जिन्हें आप यूज करते हैं। और इसमें भी हम समरूपता की बात करेंगे। समरूपता का मतलब है सिमिलर, तो हम बोलते हैं सिमिलर सॉलिड, यानी जिसे हमने बोला था वहां पे हमने बोला था समरूप बहुभुज, यहां पे हम बोल रहे हैं समरूप ठोस। समरूप ठोस क्या होंगे, जिनमें सभी कोण बराबर होंगे और सभी भुजाएं आपकी अनुपात में होगी, तो उसे हम बोलते हैं समरूप। तो याद रखिए अगर आपके पास दो समरूप है तो हमेशा घन हमेशा समरूप होते हैं, आपके गोले हमेशा समरूप होते हैं, जैसे कि आपके वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। तो समरूप में याद करना कि अगर बोलता है क्षेत्रफल
का अनुपात भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है और आयतन का अनुपात आयतन 1 वर्सेस आयतन 2 का अनुपात आपके भुजा के अनुपात के घन के बराबर होता है। यह हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर तो आपके पास क्या आएगा, यानी वर्ग करेंगे तो आपके पास क्षेत्रफल आएगा और क्यूब करेंगे तो आयतन होगा। यह हम बोलते हैं समरूप ठोस के बारे में। चलिए अब इन्हीं पे आधारित हम प्रश्न करते हैं। तो आपको ये सूत्र याद रखने और फिर हम इन पे आधारित प्रश्न करेंगे। चलिए प्रथम प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे बोलता है कि 200 गुणा 30 20 गुणा 30 का आपका एक आयताकार पार्क है। बोलता है इसके चारों ओर, ये मीटर में है आपका, ये भी मीटर में, मीटर में 2 मीटर की सड़क बनाई जाती है। यानी चारों ओर 2 मीटर की सड़क बनाई जाती है। तो बोलते हैं सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हम बोलते हैं, मान लीजिए ये आपके पास 20 है और ये आपके पास 30 है। अब 2-2 मीटर आप इधर की बात कीजिए, यहां पे भी 2 मीटर, यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2। तो अगर हम बात करेंगे यहां से यहां, तो ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। तो कुल मिला के आपके पास लंबाई होगी 34 मीटर। ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। तो इसका मतलब ये आपके पास लंबाई होगी 24 मीटर। अब हमें सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम बोलेंगे बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास। तो हम बोलेंगे 34 गुणा 24 माइनस 20 गुणा 30। तो 34 गुणा 24 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 640। 34 गुणा 20 हो गया आपके पास 680। बोलते 34 गुणा 20 प्लस 4 और 34 चौको आपके पास आएगा 136 माइनस 600। तो हम बोलेंगे यहां पे आएगा 80 और यहां पे आएगा 136। तो यानी हमारा आंसर आएगा 216 वर्ग मीटर। तो यानी ये आपकी सड़क का क्षेत्रफल है। प्रश्न 2 बोलता है किसी वर्ग का क्षेत्रफल और किसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3√3 का अनुपात है। तो बोलता है इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए वर्ग की भुजा हम बोल देते हैं एस है और समबाहु त्रिभुज की भुजा है डी। तो अगर मैं बोलता हूं इनकी भुजाओं का अनुपात निकालना है, हमें बोलते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका एस स्क्वायर और इसका एरिया होता है 3/4 साइड का स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे ये हमें दिया हुआ है √3/4 डी स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है 3√3। तो इसका मतलब एस स्क्वायर बाई डी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 3√3 गुणा √3/4। इसका मतलब है 3 गुणा 3/2 गुणा 2 जो कि एस स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब एस अपॉन डी आपके पास आ जाएगा 3:2। तो यही आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बोलता है किसी घन की भुजा दुगनी कर दी जाती है, हर भुजा दुगनी कर दी जाती है, तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी, आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो मैं प्रश्न बोलता हूं अगर किसी घन की हर भुजा को दुगना कर दिया जाता है, प्रत्येक भुजा को, तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो चलिए हम बोलते हैं, मान लीजिए पहले था आपके पास L,
तो हमारे पास आयतन होगा L क्यूब। अब आपने L को कर दिया 2L, तो आयतन होगा आपके पास 2L का क्यूब, जो कि आपके पास हो जाएगा 8L क्यूब। तो हमारे पास वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि आप बात करेंगे तो वृद्धि होगी 8L क्यूब माइनस L क्यूब 7L क्यूब की। अब आपसे पूछा गया प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए आप कहेंगे 7L क्यूब बटे L क्यूब गुणा 100। तो इसका मतलब 700% की वृद्धि हुई है आपके आयतन में। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो हमें पता है कि वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा का लंबाई, तो आपके पास 40 दिया हुआ है, तो L आपके पास आएगा 10 सेंटीमीटर। अब आपके पास विकर्ण की लंबाई होती है √2L, तो इसका मतलब 10√2 आपका विकर्ण की लंबाई होगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। बोलता है 4 गुणा 3 गुणा 12 माप वाले खोखले घनाभ में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़, सबसे लंबी छड़ की लंबाई निकालें। तो हमें पता है सबसे लंबी छड़ का मतलब है सबसे बड़ी भुजा जो इसके अंदर आती है वो होता है विकर्ण, और विकर्ण का आपके पास फॉर्मूला होता है सूत्र L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास 16 प्लस 9 25 प्लस 144। तो हम बोलेंगे ये आएगा आपके पास 169 का अंडर रूट, जो कि आपके पास आता है 13 सेंटीमीटर। यानी वो विकर्ण की लंबाई या फिर सबसे लंबी भुजा की लंबाई होगी 16 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न छठा, यदि किसी शतरंज में 64 वर्ग हैं और हर वर्ग का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर है, तो शतरंज की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो आप ये मान सकते हैं, मान लीजिए आपका शतरंज है, इसमें आपके पास ऐसे 8 और इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं 8 1 2 3 4 5 6। तो हम बोलते हैं कुल क्षेत्रफल कितना होगा? आपने कहा एक का है 9 और ऐसे आपके पास 64 है, तो हम बोलेंगे 64 गुणा 9 पूरे शतरंज का क्षेत्रफल होगा। अब ये आपके पास अगर ये लंबाई L है तो ये भी आपका वर्ग होगा, तो ये भी L होगा, तो इसका मतलब है 64 गुणा 9 L स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमें भुजा की लंबाई निकालनी है, तो इसका मतलब 8 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। L आ जाएगा आपके पास, तो इसका मतलब 8 गुणा 3 आपके पास L, तो इसका मतलब आपकी लंबाई जो होगी वो होगी 24 जो भी लिखा हुआ है मीटर। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न बोलता है एक शंकु है जिसको 2 पृष्ठ काटते हैं जो कि इसके समांतर हैं। ठीक है, 2 आपके पास एक पृष्ठ है जिसको काट देते। अब इस तरीके से आपके पास जो ये मान लीजिए त्रिज्या है R
और ये आपने कहा जहां पे काटते हैं पृष्ठ, ये है OBC, तो हम बोलते हैं OA अनुपात OB अनुपात OC है। तो एक तरीके से ये आपके पास 3 पृष्ठ बने। तो बोलता है इन पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम बोलते हैं इनका, और यहां पे दिया हुआ है इनका अनुपात पहले से दिया हुआ 1:1:1 है। तो अब ध्यान रखिए, मैं बोलता हूं अगर मैं पहले पृष्ठ की बात करूं और फिर मैं दूसरे पृष्ठ को इसमें पूरा ले लूं यहां तक, और तीसरे पृष्ठ को भी मैं पूरा ले लूं यहां तक, तो एक तरीके से ये आपके पास 3 शंकु बनते हैं जो कि आपके पास समरूप हैं। और समरूप में हमने कहा था समरूप का मतलब है उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो यानी जो इनकी भुजाओं का अनुपात है वही इनके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो अगर ये लंबाई का अनुपात है तो त्रिज्याओं का अनुपात भी उसी अनुपात में होगा। तो हम बोलते हैं इनके वॉल्यूम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम का अनुपात कैसे निकलेगा, आपने कहा इनकी भुजाओं के अनुपात के घन के बराबर होगा। तो आपने कहा 1 का क्यूब, ये यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक 2 होगी, तो आप बोलोगे 1 का अनुपात 2 का क्यूब, यहां से यहां तक आपके पास 1 1 1 3 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ये हो गया 1:8:27। तो इसका मतलब ये अगर एक पार्ट है, ये तो 8 पार्ट है और ये 27 है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये और ये और ये चाहिए। तो आपने बोला इसका तो हो गया आपके पास 1, और V2 आपका VA और VB दोनों मिलके बना हुआ है क्योंकि इसमें ये है। तो इसका मतलब ये आपके पास 8 है, और आपने कहा ये आपको निकालना है, ये 1 है, तो ये हो गया आपके पास 7। और V3 में आपके पास VA प्लस VB प्लस VT, ये आपके पास 27 है, और ये दोनों आप निकाल चुके हैं, ये दोनों 8 हैं। तो इसका मतलब VC कितना होगा, 19 के बराबर। तो इसका मतलब हो गया आपके पास जो अनुपात आया 1:7:19 है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बड़े ध्यान से कीजिएगा इसे, क्योंकि उसने बोला काटने के बाद जो बचा उनके आयतन में अनुपात क्या होगा। अगला प्रश्न है, यदि 2 गोलों के स्फेयर 1 और स्फेयर 2 के सरफेस एरिया का अनुपात 4:9 है, और आपसे बोलता है बड़े गोले का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बोलता है आपके पास छोटे गोले का वॉल्यूम क्या होगा। तो हमने किया था कि आपके सरफेस एरिया का हमेशा आपकी रेडियस के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये आपको दिया हुआ है 4:9, तो इसका मतलब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा 2:3। अब वॉल्यूम का अनुपात इनके घन के बराबर होगा, यानी क्यूब के बराबर होगा। तो आप बोलोगे R1 R2 के क्यूब के बराबर है, इसका मतलब 2/3 के क्यूब के बराबर है। अब आपको बोलता है छोटे वाले का निकालना है, इसका मतलब V1 का। तो हम बोलेंगे 8/27 गुणा, यह आपको दिया हुआ है 540, तो आप बोलेंगे 20। तो इसका मतलब हो गया आपके पास 160 सेंटीमीटर क्यूब। तो छोटे वाले गोले का आयतन होगा 160 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न बोलता है किसी 600 मीटर भुजा वाले समबाहुभुज क्षेत्रफल। तो हम बोलते हैं मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है ABC, ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये 600 मीटर, ये 600 मीटर और ये 600 मीटर दिया हुआ है। बोलता है इसके तीनों शीर्षों में गाय बंधी हुई है जिनकी रस्सियों की लंबाई दी हुई है 100 मीटर। तो यानी यहां से यहां तक दिया हुआ है आपको 100 मीटर, यहां से यहां तक दिया हुआ है आपको 200 मीटर, और यहां से यहां तक दिया हुआ है आपको 300 मीटर।
तो बोलता है आपसे कि वो तीनों गायों द्वारा कुल कितना क्षेत्र चरा जा सकता है, यानी वो कितना क्षेत्रफल तक जा सकती है। तो हमने बोला ये क्षेत्रफल तक जा सकती है। अगर हम देखेंगे तो हमने कहा अगर रस्सियां बंधी हुई है तो ये वृत्त है, ये भी आपका वृत्त है, ये भी आपका वृत्त है, लेकिन ये क्योंकि समबाहु त्रिभुज है इसका मतलब ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये वृत्त का पार्ट है, इसका मतलब ये आपके पास क्या है, त्रिज्या खंड है। तो हम बोलते हैं आपके पास जितना चरा जाने वाला क्षेत्र होगा त्रिज्या खंडों का योग होगा, और त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल होता है आपके पास θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं सब में 60 डिग्री है तो आप बोलोगे 60/360 डिग्री पाई। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो पाई, और आपने कहा ये लंबाई आपके पास होगी 300 का स्क्वायर, इसमें आपके पास होगा पाई 200 का स्क्वायर, और अगले में होगा आपके पास पाई 100 का स्क्वायर। तो जब आप बात करेंगे ये आएगा 1/6, इधर आएगा आपके पास 300, 900, 9 4 13, और एक आपके पास आएगा 14। तो आपने कहा 14 4 0, और इसको अगर आप 22/7 लिखें तो हम बोलते हैं ये आपके पास आएगा 7 दूनी 14, और ये आपके पास कट जाएगा, ये आएगा 3। तो इसका मतलब आएगा 22 1 2 3 4 वर्ग मीटर। ये आपका क्षेत्रफल है जिसमें गाय चर सकती है, या फिर जहां तक गाय जा सकती है। अंतिम प्रश्न है इसका, यदि किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को गलाकर, या फिर हम बोलते हैं पीट कर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो अगर आप तार की बात करोगे तो तार का मतलब है ये, जिसको आप बोलोगे बेलन। तो इसका मतलब आपने कहा पीठ के आपने आयतन नहीं बदला है, तो अगर आपने आयतन नहीं बदला है इसका मतलब दोनों का आयतन बराबर होगा। तो हम बोलते हैं ये गोला है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये आयतन आपके किसके बराबर होगा, तो हमने कहा ये गोले का बेलन के आयतन के बराबर होता है। बेलन का आयतन होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहां पे दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे पाई से तो आपका पाई कट गया। आपने लिखा 4/3, 10 सेंटीमीटर का मतलब है 10 का क्यूब, और यहां पे आएगा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। यहां पे आपने कहा 0.1, इसका मतलब है 1/10 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एच, जो आपको लंबाई चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आएगा 3 और 2 5, तो इसका मतलब आएगा 4/3 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। तो आपने कहा 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है और 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो इसका मतलब आपके पास आया 4/3 किलोमीटर आपकी लंबाई है, जिसको आप बोल रहे हो हाइट। तो इस प्रकार से आप ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बस ध्यान रखें, कभी भी बोलता है एक को गला के दूसरा बना गया है, इसका मतलब आयतन बराबर है, और अगर आपने बिछा दिया है तो आप बोलते हैं क्षेत्रफल की बात हो रही है, और क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग आएगा और घन में हमेशा क्यूब आएगा, या फिर आप बोलेंगे घन आएगा। मतलब आयतन में हमेशा घन आएगा और क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।